छोटा नागपुर नाम का एक बहुत ही मशहूर गांव था। वहाँ के सभी लोग काफी धनी और समझदार थे। वहाँ कभी कोई परेशानी आती तो ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि वहाँ के सभी लोग की समझदारी उस समस्या को खत्म कर देती थी। उसी गांव में एक मिनी नाम की लड़की रहती थी। वह अपने परिवार के साथ काफी खुश थी, मगर उस गांव में कोई परिवार अगर धनी नहीं था तो वो मिनी का ही परिवार था। मिनी के पिताजी एक किसान थे और उनकी आमदनी उतनी ही थी कि जितने में उनका घर परिवार चल सके। मिनी को पूरे वक्त इस बात का दुख लगा रहता कि पूरे गांव में सिर्फ उसका ही परिवार गरीब क्यों है। मिनी की कद भी काफी छोटी थी। अपने दोस्तों में वह सबसे ज्यादा छोटी थी। यहाँ तक कि उससे कम उम्र के बच्चे भी मिनी के कद से बड़े थे। मिनी दिन रात अपने कद को बढ़ाने की कोशिश करने के लिए कसरत करती थी, मगर उसकी कद कभी नहीं बढ़ती थी। एक शाम मिनी अपने दोस्तों के साथ खेलने गई। वहाँ पहुँची तो उसने देखा सभी बच्चे पेड़ पर लटके हुए एक आम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मिनी भी वहाँ बाकी बच्चों के पास गई। दोस्तों, तुम सब ये क्या कर रहे हो? क्या आज हम सब खेलेंगे? नहीं, आज हम इसी आम को तोड़ेंगे मिनी। तुम आज घर चली जाओ। मगर मैं घर क्यों जाऊँ? मैं भी तुम लोगों के साथ आम तोड़ने की कोशिश करूँगी। मिनी की बात सुनकर उसके सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर मिनी ने पूछा, तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? अरे मिनी, तुमसे अपने घर का दरवाजा नहीं खुल पाता और तुम आम तोड़ने की बात कर रही हो। जरा अपने कद को तो देखो, आखिर तुम आम कैसे तोड़ पाओगी? तभी लोग हंसने लगते हैं। मिनी सभी दोस्तों को हंसता देखकर बहुत दुखी होती है और वहाँ से भागकर घर चली जाती है। घर जाकर मिनी हर वक्त अपने कद के बारे में सोचती रहती है। फिर उसी रात उसके घर पर एक रिश्तेदार आते हैं। उनकी बेटी रैना भी उसी कद की थी जितनी की मिनी थी, मगर वह मिनी से काफी लंबी लग रही थी। बहन, तुम इतनी लंबी कैसे लग रही हो? अरे मिनी, तुमने मेरे हाई हील सैंडल नहीं देखे? देखो, इनकी वजह से ही मैं लंबी लग रही हूँ। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो ऐसे ही कोई हाई हील वाली सैंडल पहन लेती हूँ। इससे मेरा कद काफी लंबा लगता है। मिनी को यह सुझाव पसंद आया। रिश्तेदारों के जाते ही मिनी अपने पिता के पास से हाई हील सैंडल की मांग करना शुरू करती है। पिताजी, सभी मेरे कद को लेकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और आज तो उन लोगों ने मुझे मेरी कद की वजह से अपने साथ खेलने से भी भगा दिया। अगर मेरे पास ऐसी लंबी हील वाली सैंडल होगी तो मेरी कद भी बड़ी लगने लगेगी। पिताजी। मीना, तुम तो हमारे परिवार की हालत समझती हो। हमारे पास खाने के लिए ही पैसे मुश्किल से आ पाते हैं। मैं तुम्हारी यह सब मांगे कैसे पूरा कर सकता हूँ? मिनी पिताजी की बातें सुनकर उदास हो जाती है, मगर अब मिनी के दिमाग में सिर्फ कहीं से भी एक हाई हील सैंडल पाने की चाहत होती है। एक शाम वह यही सोचते सोचते नदी के किनारे से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर गई। मिनी उसके पास जाती है। तब उसने देखा कि वहाँ कुछ और नहीं बल्कि हाई हील सैंडल थी। क्या? यह तो एक हाई हील सैंडल है। यह किसकी है और यहाँ क्यों रखी है? मिनी काफी देर तक उसके मालिक को ढूंढती है, मगर उसे कोई नहीं दिखता। वह शाम ढलने तक वहीं बैठी सैंडल के मालिक का इंतजार करती है, मगर वहाँ कोई नहीं आता। ऐसा लगता है भगवान ने ये मेरे लिए भेजे हैं, वरना अभी तक तो ये जिनकी होती वो लेने से आ जाता। ऐसा सोचकर मिनी खुशी खुशी उस हाई हील सैंडल को लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचकर उसने उस सैंडल को छुपा दिया, क्योंकि उसको पता था अगर उसके घर में किसी को इसके बारे में पता चला तो वो इस सैंडल को वापस रखने के लिए कहेंगे। इसीलिए मिनी ने यह बात किसी को नहीं बताई और इसे छुपाकर रख दिया। अगले दिन मिनी घर से सैंडल को लेकर बाहर गई और अपने दोस्तों के सामने जाकर उसे पहन लिया और अपने बढ़े हुए कद को दिखाने लगी। देखो दोस्तों, तुम सब मेरा कितना मजाक उड़ाते थे। अब मेरी कद बड़ी हो गई है। अब मैं भी तुम लोगों के साथ आम तोड़ सकती हूँ। सभी दोस्तों को मिनी की सैंडल बहुत सुंदर लगी। सभी मिनी से उस सैंडल के बारे में पूछे जा रहे थे। मिनी, यह सैंडल तो काफी महंगी लग रही है। आखिर तुमने इसे कैसे खरीद लिया? क्यों? क्या मैं खरीद नहीं सकती? मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा है। मिनी की यह बात सुनकर सभी दोस्त आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि पूरे गांव में सबसे गरीब मिनी का ही परिवार था। आखिर इतनी
महंगी सैंडल तुम्हारे पिताजी ने कैसे खरीद ली? मिनी यह सब सवाल सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है और उसी नदी किनारे जाकर बैठ जाती है जहाँ पर उसे वह सैंडल मिली थी। मिनी सैंडल को गौर से देखने लगती है। आखिर तुम मेरी हो, यह सभी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? काश मेरे पिताजी भी एक अमीर इंसान होते। बाकी गांव वालों की तरह तो मुझसे ऐसे सवाल कोई नहीं करता। मिनी ऐसा कहकर वहीं बैठकर रोने लगती है। कुछ समय बाद वह सैंडल छुपाकर घर चली जाती है। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके पिताजी बहुत ज्यादा खुश थे। क्या हुआ पिताजी, आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं? हाँ मीना, आज मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है जिसके वजह से हमारे पास भी बहुत पैसे आएंगे और साथ ही साथ उन्होंने मुझे अपने ही साथ काम पर रख लिया है। अब तो कुछ दिनों में ही हम भी गांव के बाकी लोगों की तरह अमीर हो जाएंगे। मिनी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने मांगा था। मिनी के पिताजी सच में कुछ ही दिनों में काफी पैसे कमाने लगे। मिनी फिर उस सैंडल को पहनकर गांव में घूम रही थी। तभी उसके दोस्त उसके पास आए और कहने लगे, क्या बात है मिनी, अब तो तुम्हारे पिताजी भी बहुत पैसे कमाने लगे हैं, अब तो तुम भी अमीर हो जाओगी। हाँ, मैंने कहा था ना, हम भी जल्दी ही अमीर हो जाएंगे और देखो हम हो भी रहे हैं। अब हमारे पास भी बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी और सब चीजें हैं। बड़ा घर? लेकिन मिनी तुम्हारे पास तो जमीन ही नहीं है, तो बड़ा घर कहाँ बनाओगी? अब क्या इतनी जल्दी तुम्हारे पिताजी जमीन खरीद लेंगे? उसके दोस्तों ने कड़वे शब्दों में कहा। हाँ, वे भी खरीद लेंगे, तुम लोग देख लेना। लेकिन मिनी भी यह बात सोचने लगी। यह बात तो सही है, इतनी जल्दी पिताजी जमीन कैसे खरीद लेंगे? और अपने सैंडल को देखते हुए बोली, काश कुछ ऐसा हो जाता कि पिताजी को बना बनाया हुआ एक बड़ा सा घर मिल जाता, तो पिताजी को जमीन भी नहीं खरीदनी पड़ती। इतना सोचकर वह घर चली गई। घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी को ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं दिखे। काफी रात हो गई तो मिनी सो गई। सुबह उठी तो देखा उसकी माँ सामानों को बांध रही थी। यह देखकर मिनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटी, तुम्हारे रात में सो जाने के बाद तुम्हारे पिताजी आए थे। उन्होंने बताया कि अब हमें बड़ा घर मिल गया है रहने के लिए। तुम्हारे पिताजी के काम से उनके मालिक बहुत खुश हो गए और उन्होंने तुम्हारे पिताजी को अपने साथ ही रहने के लिए कहा है। इसी वजह से उन्होंने हमें अपने बगल वाला बड़ा घर दे दिया है और हम वहीं रहेंगे। मिनी माँ की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए अपने दोस्तों को बताने के लिए चली जाती है। देखा, मैंने कहा था ना, हमारे पास भी जल्दी ही बड़ा घर होगा और देखो हम आज ही बड़े घर में जा रहे हैं। सभी दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आखिर कौन सा मंत्र पढ़ रही हो मिनी, जो तुम आजकल जैसा कहती हो अगले पल वैसा ही हो जाता है? अब एक काम करो, आज ये भी कहते हुए जाओ कि तुम्हारी कद भी बढ़ जाए, क्योंकि अब यही कमी रह गई है। मिनी भी इस बात को सोचने लगी और कहती है, सही में अब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी कद भी बढ़ जाए तो मुझे कभी कोई किसी बात के लिए परेशान नहीं करेगा। वह अपने परिवार के साथ अपने नए घर में चली जाती है। वह अपनी सैंडल को भी नए घर में लेके जाती है। वहाँ पर भी उसने उसे छुपा कर रख दिया। मिनी जब अगले दिन उठी तो उसने महसूस किया कि उसकी कद थोड़ी सी बढ़ी हुई है। मिनी खुशी से नाचने लगी और हर जगह सिर्फ यही कहती जा रही थी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मिनी की कद बढ़ती गई और अब उसके पास काफी अच्छी खासी कद हो गई थी। अब मिनी के पास वो हर चीज थी जो वह अपनी जिंदगी में चाहती थी। मगर काफी दिन बीत गए, मिनी ने उस सैंडल को देखा तक नहीं। एक दिन मिनी की माँ को घर की सफाई करते वक्त वह सैंडल मिला। उसने मिनी से पूछा उस सैंडल के बारे में। माँ, यह सैंडल तो मेरी किसी दोस्त का है, मैं उसे आज ही दे दूंगी। ओह, अब मुझे इस सैंडल की क्या जरूरत है? मैं इसे छुपाकर क्यों रख रही हूँ? अब मैं इसे वहीं रखाती हूँ जहाँ से मैं लाई थी। मिनी नदी के किनारे जाती है और उस सैंडल को वहीं फेंक कर आ जाती है। तभी उसमें से एक आवाज आती है, यह तुमने सही नहीं किया मिनी। तुमने मुझसे जो भी मांगा मैंने तुम्हें अगले ही दिन दिया, मगर आज जब तुम्हारे पास सब कुछ आ चुका है तो तुम मुझे फेंकने जा रही हो। मिनी बहुत डर जाती है। क्या यह सारी चीजें तुमने किया है? लेकिन तुम कैसे कर सकती हो? तुम तो एक मामूली सैंडल हो ना। मैं जा रही हूँ, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मिनी वहाँ से जाने लगती है तो सैंडल कहती है, रुको मिनी, मैं कोई मामूली सैंडल नहीं हूँ। मैं एक जादुई सैंडल हूँ जो परेशान लोगों की मदद करती है। लेकिन तुम स्वार्थी लड़की हो
जो अपना काम होते ही चीजों को फेंक देती हो। मैं अभी तुमसे तुम्हारी सारी चीजें छीन लूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में कुछ ज्यादा ही अंधी हो गई थी। मेरा परिवार बहुत ही मुश्किलों के बाद अच्छा जीवन जी रहा है। तुम मुझे सजा दे दो, मगर मुझसे ये सब मत छीनो कृपा करके। सैंडल को मिनी पर दया आ जाती है। ठीक है, मैं तुमसे एक भी चीज वापस नहीं लूंगी, मगर तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। हाँ हाँ बताओ, क्या करना है? आज से तुम्हें अपनी सभी चीजों की कद्र करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमसे सब छीन लूंगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। आज से मैं अपनी चीजों की कद्र करूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ। मिनी सैंडल से माफी मांगकर उसे अच्छे से रखकर चली जाती है। अब मिनी का भी परिवार बाकी गांव वालों की तरह ही हो चुका था। मिनी अब सभी चीजों की कद्र करने लगी है और वह सैंडल भी जरूरतमंद लोगों की मदद करती ही जा रही है। एक गांव में श्रुति अपनी माँ सुरेखा के साथ रहती थी। श्रुति के जन्म के बाद उसके पिता का निधन हो गया था। सुरेखा श्रुति को बहुत प्यार करती थी और श्रुति को कभी अपने पापा की कमी महसूस नहीं होने देती थी। लेकिन जब भी श्रुति अपने दोस्तों के पापा के बारे में सुनती तो उदास हो जाती। एक दिन वह अपने दोस्तों से कुछ बातें सुनकर आई और माँ से बोली, माँ पता है, कल राधा कह रही थी उसके पापा उसके लिए नए नए खिलौने लाए थे और उसे घुमाने भी ले गए थे। क्या मेरे पापा होते तो ये सब करते? माँ बताओ ना, हमारे पापा क्यों नहीं रहते हमारे साथ? बेटा, तुम ये क्यों सोचती हो कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं? माना कि वह इस दुनिया में नहीं है, मगर एक बात याद रखना, वो हमेशा तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन कहाँ से वो मुझे देख रहे हैं? मुझे तो कभी नहीं दिखते माँ। सुरेखा श्रुति की बात सुनकर दुखी हो जाती है और मन में सोचती है, हे भगवान, अब इसे क्या बताऊं और कैसे समझाऊं? तब सुरेखा की नजर आसमान के सितारे पर पड़ती है। तारों को देख सुरेखा श्रुति से कहती है, श्रुति बेटा चलो बाहर, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, शायद उससे तुम समझ पाओ। सुरेखा श्रुति को बाहर लेकर आती है और कहती है, श्रुति ऊपर देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है, मुझे बताओ। माँ ऊपर खुला आसमान है और ढेर सारे जगमगाते सितारे भी दिख रहे हैं। हाँ बेटा, वह जो सितारा तुम्हें दिख रहा है ना, उन सितारों में से एक तुम्हारे पापा हैं। हर वक्त तुम पर ध्यान रखते हैं, तुम क्या करती हो, कहाँ जाती हो, सारी बातों को समझते हैं वो। क्या आप सच कह रही हो माँ? हाँ बेटा, अब तू ये समझ लेना कि वह कभी तुमसे दूर नहीं है। तब तो मैं इस तरह पापा से बात भी कर सकती हूँ। क्या वे मेरी बातों का जवाब देंगे? हाँ, जब जब जगमगाए तुम समझ लेना वह तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। माँ, इसका मतलब मैं अच्छे काम करूँगी तो वह बहुत खुश होंगे? हाँ बेटा, सबसे ज्यादा खुश होंगे। यह सब तो ठीक है माँ, मगर मुझे कैसे पता चलेगा कि वह मुझसे खुश है? कैसे बताऊँ? अब इसका क्या जवाब दूँ इसे? यह तो अभी बच्ची है, समझ नहीं पाएगी सारी बातें। बोलो ना माँ, आप बोलती क्यों नहीं? सुरेखा हड़बड़ी में बोलती है, जब कोई तुम टूटता हुआ सितारा देखो, वह जगमगाते हुए तुम्हारी तरफ ही आ रहा हो, तो समझ लेना तुम्हारे पापा तुमसे बहुत खुश हैं। ठीक है, मैं अब आपकी सारी बातें समझ गई हूँ। अब मैं कभी आपको परेशान नहीं करूँगी, खुद भी बहुत अच्छी बनकर दिखाऊंगी। राधा श्रुति की अच्छी दोस्त थी, वह साथ साथ स्कूल जाया करती थी। एक दिन दोनों साथ में स्कूल जा रहे थे, तभी राधा श्रुति से कहती है, श्रुति तुझे पता है मैंने कल क्या सुना? एक बहुत ही मजेदार बात। बता ना, तूने क्या सुना? जल्दी बता। मैंने सुना अगर आप आसमान में देख रहे हो और कोई टूटता तारा आपको दिख जाए, जिससे उससे आप जो मांगोगे वह मिल जाएगा। क्या सच में राधा? हाँ, मैंने तो सुना है। वह तुम्हें मानना है तो मान लो, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब मुझे बहुत अच्छा काम करना होगा जिससे पापा मुझसे बहुत खुश हो जाएं और उनकी खुशी मुझे टूटते सितारे के रूप में दिखे। उस वक्त मैं पापा से जो चाहूँ मांग सकती हूँ। श्रुति, तू क्या फुसफुसाकर बात कर रही है? जोर से बोलना, मैं यही हूँ। अरे नहीं, कुछ भी नहीं, चलो स्कूल चलते हैं। अपने पापा को बहुत खुश करने के लिए वह बहुत मेहनत करने लगती है, मन लगाकर पढ़ती है, समय पर सारा काम खत्म करती है और इसी तरह कड़ी मेहनत के बाद वह क्लास में फर्स्ट आती है। अब तो पापा मुझसे बहुत खुश होंगे, अभी जाकर आसमान में देखती हूँ। श्रुति हर रात आसमान देखा करती थी और उस दिन का इंतजार करती थी कि कब उसे टूटता सितारा दिखे। जिस दिन मुझे टूटा हुआ सितारा दिखेगा, मैं समझ जाऊंगी पापा मुझसे बहुत खुश हैं। श्रुति धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और वह क्लास में फर्स्ट आती थी। श्रुति का स्कूल खत्म हो चुका था, वह कॉलेज आ जाती है। वहाँ भी वह बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। अभी भी श्रुति हर रात आसमान की ओर देखती थी और टूटे हुए सितारे का इंतजार करती थी।
इतनी कड़ी मेहनत और अनुशासन के बाद आज श्रुति डॉक्टर बन चुकी थी। क्या अब भी पापा मुझसे बहुत खुश नहीं हुए? इतना कहकर वह आसमान की ओर देखती है और कहती है, पापा क्या आपको मुझ पर गर्व नहीं? आप मुझसे बहुत खुश नहीं हो क्या? अगर आप मुझसे खुश हो तो आप अपनी खुशी क्यों नहीं दिखाते मुझे? तभी श्रुति को आसमान में एक टूटता हुआ सितारा दिखता है। उसे देखकर श्रुति बहुत खुश होती है। पापा आखिर आप मुझसे खुश हो ही गए। वह टूटता हुआ सितारा श्रुति की ओर आने लगता है और उस सितारे से आवाज आती है, बेटा मैं तो हमेशा तुमसे खुश ही रहता हूँ। तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं। तुम जो भी कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। बोलो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी करूँ? मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ, मेरे पापा जहाँ भी रहे उन्हें कोई तकलीफ ना हो। मैं यहाँ माँ का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे पापा भी वहाँ खुश रहें। जैसा तुम चाहो। इतना कहकर वह जादुई टूटा हुआ सितारा गायब हो जाता है। श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं और भी मेहनत करूँगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगी। श्रुति आगे बढ़ जाती है और अपने काम में बहुत लगन होने के कारण वह बहुत मशहूर डॉक्टर बन जाती है। सभी उसका और उसकी माँ का बहुत सम्मान करने लगते हैं। शिवानी घरों में जाकर काम किया करती थी। उसकी एक बेटी थी राधिका। वह बहुत सुंदर और सुशील लड़की थी। राधिका भी शिवानी के साथ काम में हाथ बटाया करती थी। एक दिन शिवानी अनुपमा नाम की एक महिला के यहाँ काम करने गई। अनुपमा एक बहुत शक्की लड़की थी। उसकी बेटी सांवली थी। शिवानी तुम अपनी बेटी को किस तरह से नहलाती हो? यह तो बहुत सुंदर है। मुझे भी बताओ राज क्या है? इसमें राज की क्या बात है? मेरी बेटी जन्म से ही सुंदर है। उसका सफेद रंग जैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। एक दिन अनुपमा की लड़की रीता को लड़के वाले देखने आ रहे थे। घर में जोरों की तैयारियां चल रही थी। शिवानी और राधिका सारे घर की सफाई कर रहे थे और खाना बना रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राधिका ने जाकर दरवाजा खोला। काजल जो लड़के की माँ थी, राधिका को देखकर बहुत खुश हुई। आइए आइए, अंदर आइए। बेटा घर पर कोई है? आप बैठिए, मैं बुलाकर लाती हूँ। राधिका अंदर से शिवानी और अनुपमा को लेकर आती है। अरे आप कैसे हैं आप सब? शिवानी इनके लिए जरा ठंडा लेकर आओ। शिवानी ठंडा लेकर आती है और उनको नाश्ता देती है। मेरी बेटी बहुत सुंदर है और सगुण है। सब काम आता है उसको। आपको किसी भी काम के लिए निराश नहीं करेगी। अरे यह सब कहने की जरूरत नहीं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। पसंद है? पर आप मेरी बेटी से कब मिले? अभी तो वह आपके सामने भी नहीं आई। अरे अभी तो आई थी। दरवाजा तो उसी ने खोला था। बहुत ही सुंदर लड़की है। उसका रंग गोरा है। उसकी मेरे बेटे के साथ बहुत अच्छी जोड़ी जचेगी। वह मेरी बिटिया रीता नहीं बल्कि मेरे काम वाली बाई की लड़की राधिका है, जिसने आपके लिए दरवाजा खोला था। आप उसको रीता समझ रहे हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा वो आपकी लड़की है, इसीलिए मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। चलो आप अपनी बेटी रीता को बुलाइए। आपकी बेटी को भी देख लेते हैं। अनुपमा रीता को आवाज देती है। रीता चाय लेकर मेहमानों के आगे आती है और सबको नमस्ते करती है। अरे आपकी बेटी तो सांवली है। मुझे अपने बेटे के लिए गोरी लड़की चाहिए थी। हम आपकी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिएगा। और काजल अपने पति और बेटे के साथ वहाँ से चल देती है। अनुपमा गुस्से में लाल पीली हो जाती है और राधिका को आवाज लगाती है। गुस्से में आकर वह गरम तेल की करछी राधिका के चेहरे पर लगा देती है। राधिका दर्द से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर शिवानी वहाँ आती है। अरे मालकिन, आपने यह क्या कर दिया? मेरी बेटी का चेहरा खराब कर दिया। यह आपने सही नहीं किया। तुझे अपनी बेटी के चेहरे की पड़ी है। यहाँ मेरी बेटी का रिश्ता खराब हो गया, वह भी तेरी बेटी की सुंदरता की वजह से। अब देखती हूँ तेरी बेटी का रिश्ता कहाँ होता है। अब राधिका अपने चेहरे पर इस दाग के साथ जिएगी और हमेशा यह याद रखेगी कि इसकी सुंदरता की वजह से मेरी बेटी रीता का रिश्ता टूटा था। राधिका दर्द से कराहती हुई घर से निकल जाती है और एक जंगल में पहुँचती है। जब थक जाती है तो चंदन के पेड़ के पास बैठ जाती है। तभी वहाँ से आवाज आती है, कोई मुझे पानी पिला दीजिए, कोई मुझे पानी पिला दीजिए, उसका राम भला करेगा। राधिका चारों तरफ देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। राधिका, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। राधिका पास की ही नदी से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डालती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया राधिका, मैं बहुत वक्त से प्यासा था। आज तुम्हारी वजह से मेरी प्यास बुझ गई। यह तो मेरा फर्ज था।
आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से किसी की प्यास बुझी और मैं किसी के काम आई। पर तुम रो क्यों रही हो? इस जंगल में क्यों भटक रही हो? यहाँ तो कई जंगली जानवर रहते हैं। राधिका सारी कहानी पेड़ को कह सुनाती है और रो पड़ती है। राधिका, मैं एक चंदन का पेड़ हूँ। मेरी लकड़ियों में जादू है। तुम मेरी टहनियाँ तोड़ लो। उन चंदन की लकड़ियों को घिसकर अपने चेहरे पर लगाओगी तो जले हुए का दाग हट जाएगा और तुम्हारा चेहरा पहले की तरह सुंदर हो जाएगा। और एक बात और, मेरे लकड़ियों में सारे रोगों को ठीक करने की क्षमता है। इन्हें तुम समाज में रोगों को दूर करने के काम में ला सकती हो। क्या यह सच में ऐसा कर सकता है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, आपने मेरी सारी समस्याओं को दूर कर दिया। अब मैं पहले जैसे सुंदर बन जाऊंगी। राधिका खुशी खुशी उस पेड़ की टहनी को तोड़कर घर लाती है और अपने चेहरे पर लगाती है। उसके चेहरे का दाग गायब हो जाता है और वह अधिक सुंदर हो जाती है। अरे, तेरे चेहरे पर तो जले हुए का सारा दाग मिट गया। यह कैसे हो गया? कल ही तो तेरे चेहरे पर अनुपमा ने निशान लगाया था। है ना माँ? सच में मेरा चेहरा बिल्कुल साफ हो गया ना? यह सब एक जादुई पेड़ की करामात है। जादुई पेड़? कैसा जादुई पेड़? तू कहना क्या चाहती है? आज के टाइम में कोई जादुई पेड़ होता है? माँ, मैं सच कह रही हूँ। उसी पेड़ की वजह से आज मेरा चेहरा साफ है। राधिका जंगल में हुई सारी बातें शिवानी को बताती है। अब शिवानी और राधिका उन टहनियों की सहायता से सबकी मदद करते हैं। एक दिन की बात है, शहर में महामारी आती है। शिवानी और राधिका उन चंदन की टहनियों से शहर में आने वाली बीमारियों से लोगों की रक्षा करते हैं। इस तरह वह पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाते हैं। सभी उनको बहुत पसंद करते हैं। यह बात अनुपमा की बेटी रीता को पता चलती है तो रीता उनके घर वह चंदन की लकड़ियों को चुराने पहुंचती है। इस राधिका ने अपनी सुंदरता की वजह से मेरा रिश्ता तोड़ा था। आज मुझसे कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इसकी कामयाबी की सीढ़ी को ही तोड़ दूंगी। अब ना रहेगी टहनी और ना रहेगी राधिका की प्रसिद्धि। और जैसे ही रीता लकड़ियों को हाथ लगाती है, चंदन की लकड़ियाँ सांप में बदल जाती हैं और उसकी ओर आने लगती हैं। रीता डर के मारे भाग जाती है। कुछ सांप उसके गले में लिपट जाते हैं। अरे, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें चुराने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद मैं कभी किसी का अहित नहीं करूंगी। इतने में राधिका वहाँ आ जाती है। चंदन के पेड़ की लकड़ी, इसे माफ कर दो। इसने अनजाने में यह कदम उठाया है। चंदन की लकड़ियाँ सांप से फिर चंदन की लकड़ी में बदल जाती है। राधिका उन चंदन की लकड़ियों की सहायता से दवाइयाँ बनाकर उन्हें बेचना शुरू करती है, जिससे वह बहुत अमीर हो जाती है और वह अपने व्यापार से मिलने वाले पैसों से कई अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए अस्पताल खुलवाती है, जिससे शिवानी और राधिका हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक गांव में भावना नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। भावना के पिता श्याम खेती करते थे और माँ निशा खेती में उनका हाथ बंटाती थी। भावना बहुत मोटी लड़की थी, इसलिए सब उसे मोटी कहकर चिढ़ाते रहते थे। ए मोटी भावना, थोड़ा कम खा लिया कर। ऐसे ही मोटी होती रहेगी तो हथनी की नानी बन जाएगी। चुप कर तू मुझसे बात मत किया कर। क्यों, मोटी भैंस चिढ़ गई क्या? आरव के इस तरह चिढ़ाने से भावना रोते हुए अपने घर जाती है। क्या हुआ? क्यों रो रही है? सब मुझे मोटी कहकर चिढ़ाते हैं। उस आरव को देखो, मुझे मोटी भैंस कहकर चिढ़ा रहा है। भगवान करे वो मोटा भैंस हो जाए। आरव गंदा बच्चा है, तुम उसके साथ मत खेला करो और ना ही उसके जैसे हरकत किया करो, समझी? निशा के समझाने पर भावना चुप हो जाती है और फिर एक दिन घर पर कोई नहीं होता। भावना का घूमने का मन होता है तो वो पास के जंगल की तरफ चली जाती है। वहाँ उसे एक पेड़ पर काले काले और रसीले जामुन दिखाई पड़ते हैं। अगर जामुन थोड़ा नीचे लगे होते तो कितना अच्छा होता। भावना के ये कहते ही जामुन का पेड़ अपनी शाखा झुका देता है और भावना जामुन तोड़ लेती है। फिर घर आकर उन्हें धोकर खाने लगती है। अरे, ये तो बड़े ही स्वादिष्ट और रसीले जामुन है। रोज खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। उस समय भावना के माता पिता भी घर आ जाते हैं। भावना उन्हें भी जामुन देती है और वे जैसे ही जामुन खाते हैं हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच ही बड़े स्वादिष्ट और रसीले जामुन हैं। मैंने तो ऐसे स्वादिष्ट और रसीले जामुन पहले कभी खाए ही नहीं हैं।
निशा जामुन खाकर जामुन की गुठलियों को घर के पिछवाड़े वाले अपने सब्जियों के बगीचे में फेंक देती है और फिर सुबह देखती है तो हैरान रह जाती है। वहाँ तो जामुन का पूरा पेड़ खड़ा था और उस पर काले काले जामुनों के गुच्छे लटक रहे थे। अरे ये तो चमत्कार हो गया, एक ही रात में जामुन का पूरा पेड़ खड़ा हो गया और जामुन भी लगाए। तभी वहाँ भावना आ जाती है और जामुन का पेड़ देखकर खुशी से उछलने लगती है। वो जामुन के पेड़ के पास जाती है तो पेड़ अपनी शाखाएं झुका देता है। लो भावना, जामुन ले लो, अब तुम रोज रोज रसीले जामुन खा सकती हो। देखो माँ, ये पेड़ तो मेरा दोस्त है, ये खुद ही चाहता है कि मैं इसके जामुन खाऊं। तुम बिल्कुल सही कहती हो भावना बेटी। अब तो भावना रोज ही स्वादिष्ट और रसीले जामुन खाने लगती है और वे जामुन खाने से भावना के शरीर का वजन एकाएक कम होने लगता है। माँ देखो, मैं पतली होने लगी, ये सब जामुन खाने से हो रहा है। अरे इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, लगता है ये जादुई जामुन है। फिर 15 दिनों में भावना का सारा मोटापा गायब हो जाता है और उसका शरीर सामान्य हो जाता है। ये देख भावना फूली नहीं समाती और दौड़ती हुई पेड़ के पास जाती है। आपके जामुन तो जादुई जामुन है, देखो इन्हें खाने से मेरा सारा मोटापा गायब हो गया। हाँ, मैं जानता हूँ, ये जादुई जामुन खाने से जिसको जो भी कष्ट हो वो दूर हो जाता है। अच्छा, फिर तो मैं सबके कष्ट दूर कर सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल कर सकती हो भावना, पर इनका जादू सिर्फ तुम्हारे ही हाथों से दिखेगा। ये सुनकर भावना बहुत खुश होती है और ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है। फिर माँ उसे समझाते हुए कहती है, भावना बेटी, हम इन जामुनों से बहुत सारे लोगों की तकलीफ दूर कर सकते हैं। इससे हमें खुशी भी मिलेगी और साथ ही लोगों की मदद भी हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कहती हो माँ। इसके कुछ दिनों बाद निशा एक सुबह नदी से पानी लेने जाती है तो वहाँ गांव की 2 औरतें आपस में बातें कर रही होती है। रानी, तुम रो क्यों रही हो बहन? बहुत दुखी हो गई हूँ बहन। बिट्टू के पापा रोज शराब पीकर झगड़ा करते हैं और ऊपर से मुझे मारते भी हैं। जी में आता है कहीं जाकर मर जाऊं। अरे ना बहन, ऐसे कभी मत सोचना। रानी की ये बातें सुनकर निशा को बहुत दुख होता है और वो उसे समझाते हुए कहती है, रानी बहन, आप चिंता मत कीजिए क्योंकि आपकी समस्या का मेरे पास पक्का समाधान है। ये कहकर निशा उसे जादुई जामुनों के बारे में बताती है और साथ ही ये समझाती है कि बहन, ये जामुन अपने पति को खिलाएगी तो पहले दिन से ही असर दिखने लगेगा। वो झगड़ा करने के साथ साथ शराब पीना भी बिल्कुल छोड़ देंगे। बहन, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। मेरे घर में भी सुख शांति आ जाएगी। निशा भावना के हाथों रानी के घर कुछ जामुन पहुंचा देती है और रानी उन्हें अपने पति को खिला देती है। जामुन खाते ही उसका पति शांत रहने लगता है और कुछ ही दिनों में शराब पीना भी बिल्कुल छोड़ देता है। इससे रानी बहुत खुश हो जाती है। निशा बहन, आपने भावना के हाथों जो जामुन मेरे घर भिजवाए थे, उन्होंने तो सचमुच चमत्कार ही कर दिखाया। क्या अब तुम्हारे पति ने शराब पीना छोड़ दिया है? हाँ, बिल्कुल छोड़ दिया है और अब घर में सुख शांति बनी रहती है। उसके बाद तो जादुई जामुनों की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है। भावना के इन जामुनों को खाने से शराबी शराब छोड़ देते हैं और बीमार लोग अपनी बीमारियों से ठीक हो जाते हैं। इसी कारण गांव की औरतों का जीवन सुधर जाता है और वे निशा और उसकी बेटी भावना का बहुत एहसान मानती है। बहन, तुम्हारी भावना ने तो जिससे भी स्वादिष्ट और रसीले जामुन खिलाए, उसी का जीवन सुधर गया। जिसे जो दिक्कत थी खत्म हुई और गांव के सब मर्द सेहतमंद हो गए। अब तो सबकी गृहस्थी सुख से चल रही है। ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है बहनों। निशा ये कह रही होती है कि तभी मुझे भी देखो आंटी, मैं कितना मोटा हो गया हूँ। मेरा भी कुछ करो। भावना से कहो कि मुझे भी खाने के लिए जामुन दे। चुप कर मोटे भैंस, तुझे तो मैं ठेंगा भी ना दूं। तू तो मुझे चिढ़ाता था ना,
अब देख, मैं पतली हूँ और तू मोटा भैंस। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। किसी की गलती की असली सजा उसके साथ गलत करके नहीं बल्कि सही करके दी जाती है। फिर निशा के समझाने पर भावना मान जाती है और आरव को भी जादुई जामुन दे देती है। उन जामुनों को खाने के बाद आरव का मोटापा गायब हो जाता है और वो भी पहले की तरह सामान्य बालक बन जाता है। एक गांव में 2 बहनें रहा करती थी। बड़ी बहन का नाम रेखा था और छोटी बहन का नाम सुषमा था। बड़ी बहन 11 वर्ष और छोटी बहन 5 वर्ष की थी। तब उनके पिता का देहांत हो गया था और माँ की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। पिता के जाने के बाद रेखा पर उसकी छोटी बहन की जिम्मेदारी आ गई थी। घर चलाने के लिए बड़ी बहन मिट्टी का बर्तन बनाने का काम किया करते थे। सुषमा, मैं दुकान पर जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, आप जाओ। जब रेखा ने शुरुआत की थी तब उसे बहुत कठिनाइयाँ हुई थी, मगर समय के साथ सबको उसका काम अच्छा लगने लगा था। पूरे गांव में उसके काम की प्रशंसा होने लगी थी। आसपास के गांव के लोग भी उसका सामान खरीदने आया करते थे। रेखा अपने बर्तनों पर काफी सुंदर आकृति बनाती थी। आकृतियाँ उसके बर्तनों को बाकियों के बर्तनों से अलग बनाती थी। रेखा अपने काम से बहुत खुश और संतुष्ट थी। रेखा कमाए हुए पैसों से अपने और सुषमा का ख्याल रखती थी। दोनों आपस में गमों को भुलाकर खुशी से रहा करती थी। इस तरह कुछ साल बीत गया। एक दिन रेखा की दुकान पर एक बाबा आए। बाबा जी, आइए बैठिए। जुग जुग जियो बच्ची। रेखा बाबा का आदर सम्मान करती है। जाते वक्त बाबा जो बात बताकर जाते हैं उससे सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो गई। बाबा ने बोला कि तुम्हारे जीवन में बहुत कम समय बचा है, जो भी अधूरे काम है उसे पूरा कर लो। मेरे जाने के बाद मेरी छोटी बहन सुषमा का क्या होगा? उसके साथ तो कोई नहीं रहेगा और उसे कोई काम भी नहीं आता है। वो अपना जीवन कैसे चलाएगी? कुछ दिन परेशान रहने के बाद उसने सोच लिया कि वो सुषमा को मिट्टी के बर्तन बनाने का काम सिखाएगी। परंतु समस्या ये थी कि सुषमा को मिट्टी के बर्तन बनाने के काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रेखा के कहने पर भी कभी कभार वो उसका हाथ बटा दिया करती थी। इन्हीं सब समस्या के बारे में सोचते हुए वो घर आ गई। रेखा सोच रही थी कि कैसे सुषमा को काम के लिए मनाया जाए ताकि उसका मन काम में लग जाए। सुषमा, कल से हर रोज दुकान पर आ जाना काम करने के लिए। रोज काम पर जाने की बात सुन सुषमा हैरान रह जाती है। क्या? रोज काम पर? मगर क्यों? आप तो जाती ही हो, फिर मैं क्यों? इस काम में सुषमा का मन नहीं लगता था, इसलिए वो दुकान पर नहीं जाना चाहती थी। रेखा सोचती है, क्या करूं? इसे सच्चाई बता दूं? मगर सच्चाई जानकर ये बहुत परेशान हो जाएगी, इसलिए इसे सच्चाई ना बताना ही सही होगा। रेखा सुषमा को परेशान नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने बाबा की बात सुषमा को नहीं बताई। सुषमा के बार बार पूछने पर रेखा उसे डांट देती है। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, दिन भर बस आराम करती रहती हो। चुपचाप से कल से काम पर आ जाओ। दीदी के डांट के कारण चिढ़कर सुषमा ठीक है बोलकर चली गई। सुषमा कुछ दिनों तक रेखा के साथ काम करती है, मगर कुछ भी सही से सीख नहीं पाई। सुषमा के काम में मन न लगने के कारण रेखा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके जाने के बाद सुषमा का क्या होगा। पता नहीं दीदी को क्या हो गया, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अचानक क्या हुआ है जो वो ऐसे बर्ताव कर रही है? पहले तो कभी इतना काम पर जोर नहीं दिया करती थी। एक दिन काम से आते वक्त सुषमा ने रेखा से पूछा, दीदी, आखिर इस बार क्या नया है जो आप मुझे काम सिखाने के लिए इतना प्रयास कर रही हैं? सुषमा के काम ना सीखने से दुखी होकर रेखा को बाबा की बात बतानी पड़ी। सुषमा, एक बाबा ने कहा था कि अब मैं ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे जाने से पहले सारा काम सीख लो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। रेखा की बात सुनकर सुषमा हंसने लगती है और बोलती है,
तुम भी ना दीदी किसी बाबा के चक्कर में पड़ गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता। सुषमा की ये बात सुनकर रेखा और भी दुखी हो जाती है। रेखा को दुखी देखकर सुषमा बोलती है, अच्छा ठीक है, अब आप दुखी मत हो, मैं कल से मन लगाकर काम करूंगी। उसने रेखा को बताया कि उसका मन काम में इसलिए नहीं लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी भी बर्तन पर रेखा के जैसे आकृति नहीं बना सकती है। मैं भले ही अच्छे से आकृति नहीं बना पाती, मगर फिर भी आपके मन की संतुष्टि के लिए कल से पूरा मन लगाकर काम करूंगी। और हाँ, आप बाबा की बात पर यकीन न करें। रेखा के मन में अभी भी बाबा की बातें ही चल रही थी। कुछ महीने तक काम करने के बाद सुषमा भी काफी अच्छी आकृति बना लेती है। वाह सुषमा, आखिर तुमने ये काम सीख ही लिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। सुषमा ने मिट्टी के बर्तन की दुकान अच्छे से संभाल ली थी। अभी कुछ ही दिन बीते थे सुषमा की दुकान संभाले हुए, तभी रेखा बीमार पड़ जाती है। कई दिनों तक इलाज के बाद भी उसकी तबीयत में सुधार नहीं आती है। ये देख सुषमा को बाबा की बात सच लगने लगती है और वो भी रेखा के लिए परेशान रहने लगती है। इन्हीं समस्या के बीच उसे ख्याल आता है, क्यों ना बाबा को खोजा जाए और कुछ समाधान ढूंढा जाए। सुषमा अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करती थी और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। यही सोचकर उसने बाबा को खोजने जाने का सोचा, लेकिन काफी खोजने के बाद भी बाबा उसे नहीं मिल रहे थे। दिन प्रतिदिन रेखा की तबीयत और भी खराब होती जा रही थी। सुषमा चाहती थी कि किसी तरह कोई रास्ता निकल आए और सब कुछ ठीक हो जाए। सुषमा एक दिन दुकान पर काम कर रही थी, तभी दो लोग कुछ बर्तन खरीदने आते हैं। सुषमा उन्हें बर्तन दिखा रही थी, तभी वो लोग आपस में किसी बाबा की बात करने लगते हैं। बाबा की बात होते ही सुषमा उन दोनों से बाबा के बारे में पूछती है। आप सभी किस बाबा के बारे में बात कर रहे हैं? पास ही के गांव में एक बाबा आए हुए हैं, उनकी बोली हुई सारी बातें सच हो जाती है। बाबा की बात जानकर उसका मन काफी खुश हो जाता है। उसने सोचा कि कहीं ये वही बाबा तो नहीं जिनकी उसे तलाश है, चलकर देखना चाहिए। सुषमा बिना देर किए बाबा से मिलने चली जाती है और वहां जाकर उसने बाबा से रेखा के बारे में पूछा। बाबा जी, आपको याद है आपने मेरी बहन की भविष्यवाणी की थी कि वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती। हाँ, मैं ही हूँ वो बाबा, मैंने ही उसे ये बताया था। बाबा जी मेरी मदद करें और बताएं क्या इसके लिए कोई उपाय है। मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह सकती, कृपया उसे बचा लीजिए। वो रोते रोते बाबा से रेखा के लिए उपाय पूछ रही थी। सुषमा को दुखी देख बाबा ने उसे एक पत्ता दिया और बोला, ये पपीता का पत्ता है, तुम इस पपीते के पत्ते की मदद से पपीते के पेड़ को जंगल में जाकर ढूंढो। उस पेड़ में जादुई पपीते लगते हैं। उस पेड़ के जादुई पपीते को अपनी बहन को, वो ठीक हो जाएगी। और हाँ, ध्यान रखना, उस पेड़ से एक ही पपीता तोड़ना, उससे ज्यादा नहीं। ये सुन सुषमा जंगल में अकेली चली जाती है और पत्ते के सहारे पपीते के पेड़ को ढूंढने लगती है। पूरे जंगल में उसे सिर्फ एक पपीता का पेड़ दिखता है। उस पेड़ के पास एक सांप बैठा था। वो बहुत हिम्मत करके उस सांप को वहां से भगाती है और उस पपीते के पेड़ से एक पपीता तोड़ लेती है और वापस घर लेकर आती है। घर आकर वो पपीता रेखा को खिलाती है। कुछ दिनों के बाद ही रेखा बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। अपनी बहन को वापस स्वस्थ देख सुषमा भी बहुत खुश हो जाती है। इस तरह सुषमा अपनी बहन की जान बचा लेती है और जब वो भी जिम्मेदार बन गई थी, सभी काम में अपनी बड़ी बहन की मदद किया करती थी।